This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी दिनांक 2 डिसेंबर 2021 प्रसन्न संवत्सर। शंखं चक्रं जलौकान्दगतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेय आद्येषु पंडिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आश्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छति सत्तमः तदनन्तरकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। व्यवायु भेषजोपेतो द्रव्ये क्षिप्तो रसः खलु वेद इत्युच्यते तज्ञैः स चानेके विधस्कृतः। तो व्यवायु द्रव्य से युक्त औषध से युक्त अगर रस द्रव्यों में डाला जाता है तो उसको वेद कहते हैं और वो अनेक विध इस प्रकार का बताया गया है। व्यवायु व्यापनशील औषध से युक्त पारद को लोह आदि अन्य पदार्थ में प्रक्षेप करने क्रिया को रसशास्त्र में विद्वान बोलते संस्कार कहते हैं। यह वेद संस्कार 8 प्रकार का होता है। मूल तो सिर्फ अनेक प्रकार का होता है, इतना ऐसे जाने की विधस्कृता। लेप क्षेपश्च कुंतश्च धूमाख्या शब्द संज्ञा। लेप क्षेप कुंत धूमाख्य और शब्द संज्ञा, ये उसके 5 भेद बताए गए हैं। लेपनं कुरुते लोहं स्वर्णं वा रजतं तथा लेपवेदस्य विज्ञेयः कुटमत्र च सौरकम्। किसी भी लोह के ऊपर यदि पारद का कुछ लेप लगाकर जब उसको स्वर्ण या रजत के रूप बनाया जाता है तो उसे लेपवेद कहते हैं। इस क्रिया में स्वर्ण आदि धातुओं पर पारद का लेप लगाकर सौरकपुट सूर्यपुट या सूर्यपाक से पकाते हैं। सूर्य के धूप में जो पाक किया जाता है वो सौरकपुट इस प्रकार का कहा जाता है। तो एक बार टीका भी देखते हैं, कुछ अलग है क्या। तेषु लेप वेद लक्षण लेपन लेपन वेद सामर्थ्य पादक सामर्थ्यापादक क्रिया विशेष सिद्धरसेन इत्याशयः। अत्र लेपवदे सौरकपुटं दद्यात् इति शेषः सूर्यपक्वं कुर्यात् इत्यर्थः। अथ क्षेप वेद लक्षणं प्रक्षेपणं द्रुते लोहे वेदस्यात् क्षेपसंज्ञितः। तो द्रुतलोह में पारद को डालना, उसका क्षेपण करना एक क्षेप संज्ञक वेद लक्षण है। सदंश
धृतसूतेन धृतद्रव्यावृतिश्चयः या सुवर्णत्वादिकरणं कुन्तवेदस्य उच्यते। तो संदंश धृतसूत, ये तो कैसे पकड़ में आता है मालूम नहीं। सो टूथ फोर्सेप संदंश जो कहा जाता है, उसमें पकड़ा हुआ पारद, संस्कृत पारद को करी समुंडसी से पकड़कर मूर्छा में द्रवभूत स्थिर स्थित अन्य लोह के उठा लेने की तरह वह क्रिया, जिससे वह धातु रूप धातु स्वर्ण या रजत बन जाए, उस क्रिया को कुंतवेद कहते हैं। धृतद्रव्यावृतिश्चया, तो धृत द्रव्य को निकालना, द्रवभूत स्थित अन्य लोह के उठा के लेना। तो एक्चुअली ये धृत द्रव्य में पारद डाला गया है और फिर संदंश यंत्र से उसको पकड़कर सुवर्णत्वादिकरण, इसको सुवर्ण जैसा बनाना, ये कुंतवेद कहते हैं। वन्नो धूमाय मानेन तक प्रक्षिप्त रसधूमतः स्वर्णाद्यापादनम लोहे धूमवेद से उच्यते। तो जिसमें धुआं निकल रहा है इस प्रकार के वन्नी में अंत प्रक्षिप्त रसधूमतः, अंदर डाला हुआ रस उसके धुएं से आपादनम लोहे, लोहों में सुवर्ण वगैरह का निर्माण होना, ये धूमवेद कहा जाता है। अब ये बात है कि सुवर्ण जैसे को रौप्य या सुवर्ण में, लोह को रौप्य या स्वर्ण में कन्वर्ट करना, ये किमया बताई जाती है। और इसका ये विधि इस प्रकार का है। मुखस्थित रसेनाल्प लोहस्य धमनात् खलु स्वर्णरूप्यत्व जननम शब्दवेदस्य कीर्तता। मुखस्थित इस प्रकार के रस से अल्पलोह से धमनात् खलु, अल्प लोह के धमन से स्वर्ण रूप्यत्व जननम। अब ये वास्तव में सोना है, रूपा बन जाता, चांदी बन जाता है, या सिर्फ उसका स्वरूप उस जैसा हो जाता है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मुख में संस्कृत पारद को रखकर तथा मुख से हवा देकर द्रवीभूत मूषा में स्थित लोह धातु को स्वर्ण या रजत बनाने की क्रिया को शब्दवेद संस्कार कहते हैं। ये तो किमिया की बात कर रहे हैं वास्तव में, किसने किया है नहीं किया है मालूम नहीं है। सिद्ध द्रव्य से सूतेन कादुष्यादि निवारणं प्रकाशनं च वर्णस्य तत् उद्घाटनमीरितम्। तो पारद से सिद्ध द्रव्य के कालुष्य वगैरह का निवारण करना और उसके वर्ण को प्रकाशित करना, ये उद्घाटन इस प्रकार का कहा जाता है। संस्कृत पारद से सिद्ध किसी द्रव्य की उचित वर्ण को प्रकट करने की क्रिया को उद्घाटन कहते हैं। क्षाराम्लैर औषधैः सार्धं भाण्डेरुद्ध्वात् यत्नतः भूमौ निखन्द्यते यत्नात् स्वेदनं संप्रकीर्तितम्। तो क्षार अम्ल और औषधों के साथ भांडे रुद्ध्वात् यत्नतः, किसी भांड में अति प्रयत्न पूर्वक उसको रोक कर भूमौ निखन्यते यत्नात्, भूमि में स्थापित करते हैं यत्न से, उसको स्वेदन कहा जाता है। तो वहां अंतर उष्णता समा जाती है। क्षार अम्ल द्रव्य अम्ल द्रव्य तथा कुछ अन्य औषधियों को किसी पात्र में रखकर तथा पोटली में रस आदि स्वेद द्रव्यों को बांधकर और उस पात्र में रखकर तथा मुख बंद करके उसको जमीन के अंदर खोद कर प्रयत्न पूर्वक गाड़ दिया जाता है, इसको स्वेदन कर्म कहते हैं। इसमें साक्षात अग्नि संस्कार नहीं है।
तो अतियत्नतः क्यों कहा ये पता नहीं चल रहा। रसस्य औषधयुक्तस्य भाण्डरुद्धस्य तथा मन्दाग्नियुत चुल्यन्तः क्षेपः संन्यास संन्यास उच्यते। तो औषधयुक्त इस रस का भाण्डरुद्धस्य यत्नतः भाण्डरुद्धस्य यत्नतः जिसको यत्न पूर्वक भाण्ड में रखा गया है, मंदाग्नियुत चुल्यंत क्षेपः, मंदाग्नि इस प्रकार चूली के अंदर डालना, उसको संन्यास इस प्रकार से कहते हैं। द्ववेतो स्वेद संन्यास रसराजस्य निश्चित अंगुण प्रभाव जनको शीघ्र व्याप्ति करो तथा। तो ये स्वेद और संन्यास ये भारत का निश्चित रूप से गुण प्रभाव निर्माण करने वाले, शीघ्र व्याप्ति कर और शीघ्र व्याप्ति करने वाले इस प्रकार के हो जाते हैं। पारद को औषधियों के साथ पात्र में रखकर उस पात्र के मुख को बंद कर मंद आंच वाले चूल्हे पर चढ़ा देने की क्रिया को संन्यास कर्म कहते हैं। दो वेतो स्वेद संन्यास और रसराजस्य निश्चितम गुण प्रभाव जनको शीघ्र व्याप्ति करो तथा। स्वेदन तथा संन्यास कर्म का फल रसराज को स्वेदन तथा संन्यास ये दोनों कर्म अवश्य ही गुण तथा प्रभाव को उत्पन्न करने वाला तथा शीघ्र ही व्याप्त करने वाले होते हैं। रस निगम महाब्धे सोमदेव समन्तात् स्फुटतर परिभाषा नामरत्नानि ऋत्वा विरचयति यत्नात् तैरिमां कंठमाला कलयतु विषगग्र्यो मंडनार्थं सभायाम्। रस निगम महाब्धेः सोमदेवः समन्ता। तो रसशास्त्रवेत्ता जो सोमदेव है उसने रस निगम महाब्धेः, रस निगम रूप बड़ा सागर इस प्रकार का महासागर, इसका आलोड़न करके स्फुटतर परिभाषा नाम रत्नानि ऋत्वा, जिसकी परिभाषा नाम रत्न ये स्फुटतर इस प्रकार के है, आवश्यक तथा महत्वपूर्ण परिभाषा को परिभाषा रूप रत्नों का संग्रह कर प्रयत्न पूर्वक कंठस्थ करने योग्य इस रत्नमाला को बनाया है। व्यरचत अतियत्नात् तैहि इमां कंठमाला। तो स्फुटतर परिभाषा नाम रत्नानि, तो परिभाषा नाम यही रत्न, ये उनका कहना है। इसमें व्यक्त परिभाषा हो इस प्रकार के नाम रत्नों को आहरण करके उससे लेके व्यरचत अतियत्नात् तैहि इमां कंठमाला, उसने ये अति प्रयत्न से ये कंठमाला निर्माण की है। कलयतु विषक अग्रयो मंडनार्थम सभायाम। तो इन रत्नों को कंठस्थ कर उत्तम वैद्य रस पंडितों की सभा में आदर के पात्र बने। कलयतु, कलयतु का मतलब देखेंगे एक बार। कलयतु का अर्थ बता दे इस प्रकार का होगा। तो विषग अग्रियो ये श्रेष्ठ वैद्य है, ये पंडितों की सभाओं में बताया जाएगा इसका। तो ये कंठमाला जो है, ये कंठमाला कलयतु, उसको कंठमाला द्वितीय है, उसको प्रथमा में कर लेना पड़ेगा। और मंडनार्थम सभायाम विषग अग्रियो कलयतु, मंडन के लिए सभा में
ये श्रेष्ठ वैद्य है, ये स्पष्ट करे, ये बताए, इस प्रकार का कुछ अर्थ होगा। इन रत्नों के कंठस्थ को कंठस्थ कर उत्तम वैद्य रस पंडितों की सभा में आदर्श के पात्र बनेंगे। तो परिभाषा आवश्यक है, इसका क्या मतलब है ये बताने के लिए। भवेत् पठितवारोऽयम् अध्याय रसवादिना रसकर्माणि कुर्वाणो न समुह्यति कुत्रचित्। पठितवारः अयम् अध्याय रसवादिना, ये रसवादी लोगों का जो अध्याय है, पठितवार का मतलब क्या है? तो बार बार ये अध्याय पठन करने से रसकर्माणि कुर्वाण, और उसके साथ में रसकर्म अगर कर रहा है, कृत्वा आरुत्य इमां चक्ररूपां कलयतु गृह्णातु धारयतु इत्यर्थः कंठे इति शेषः। कंठस्था करोतु अभ्यस्यतु इत्याशयः। तो इसलिए इन्होंने कंठस्थ करना ये बात बताई गई। तो बार बार पठन करने से ये कंठस्थ इस प्रकार की हो जाएगी, और उसके साथ में अगर वो रसकर्म कर रहा है तो न समुह्यति कुत्रचित्, तो उसकी कहीं भूल नहीं होती है, या फिर उसको कभी संदेह इस प्रकार का नहीं होता है। अतः नवमोऽध्यायः अथ यंत्राणि। अथ यंत्राणि वक्ष्यन्ते रसतंत्राणि अशेषतः समालोक्य समासेन सोमदेन सांप्रदम् स्वेदादि कर्म निर्माण। जो सभी रसतंत्रों को देखकर कुछ भी नहीं छोड़ते हुए सोमदेव ने जो संक्षेप में बताई गई है वो यंत्र अभी बताते हैं। स्वेदादि कर्म निर्माण, स्वेदादि कर्म करने के लिए ये स्वेद यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं। इस समय सभी रस शास्त्रों के अच्छी तरह अवलोकन कर थोड़े में श्री सोमदेव रसविद यंत्रों को आगे कहेंगे। तो सोमदेव ने ये यंत्रों के बारे में संक्षेप में बताया है। वार्तिकेन्द्रैः प्रयत्नतः यंत्रते पारोदो यस्मात् तस्मात् यंत्रमिति स्मृतम्। वार्तिकेन्द्रैः, वार्तिक में जो श्रेष्ठ इस प्रकार के हैं, उन्होंने प्रयत्न पूर्वक पारद का यंत्रण किया जाता है, पारद पर नियंत्रण पाया जाता है। यस्मात् तस्मात् तत् यंत्रमिति स्मृतम्, इसलिए उसको यंत्र इस प्रकार से कहते हैं। स्वेदन आदि कर्मों को करने के लिए श्रेष्ठ रस शास्त्रियों ने पारद का नियंत्रण जिन जिन साधनों से किया जाता है, किया करते हैं, उन सभी साधनों को यंत्र कहते हैं। तो नियंत्रण किया जाता है, इसलिए उसको यंत्र इस प्रकार का कहा जाता है। द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरितार्धोदरस्य चुम्बकस्य उभयतो हारद्वयं कृत्वा द्वारद्वयं कृत्वा प्रयत्नतः तयोस्तु निक्षिपेत् दण्ड तन्मध्ये रसपोटलिं दध्वा तु स्वेदयेत् एतत् दोलायन्त्रमिति स्मृतम्। तो एक भांड में द्रव्य से आधा हिस्सा भर लेना चाहिए। मुखस्य उभयतो द्वारं द्वयं कृत्वा प्रयत्नतः, और मुख में दोनों छोर से द्वार करके, दो द्वार करके तयोस्तु निक्षिपेत दंडम, उसमें दंड डाले, तन्मध्ये रसपोटली, और उस दंड पर रसपोटली रखे जो नीचे द्रव्य में डूबी हुई हो। बद्धातु सेदयेत् एतत् दोलायन्त्रमिति स्मृतम्। तो रसपोटली को बांधकर
दोला, उसको स्वेदन करे, ये दोला यंत्र इस प्रकार का कहा जाता है। द्रव द्रव्य से आधा पूर्ण पात्र मुख में दोनों ओर प्रयत्न पूर्वक द्वार बनाकर उसमें डंडा के दोनों छोर को लगा दे और इस डंडा के मध्य में रसपोटली बांधकर लटका दे। इसके बाद पात्र को चूल्हा के ऊपर रखकर धीरे धीरे ताप दे। इस प्रकार स्वेदन किया क्रिया को संपन्न करने वाला यंत्र दोला यंत्र है। इस किताब में इस सभी की आकृतियां भी दी है, वो भी अच्छी है। सांबुस्थाली मुखे बद्ध वस्त्रे पाक्यम निवेशे विधाय पच्यते यत्र स्वेदनी यंत्र पच्यते। अपस्वेदनी यंत्र। सांबुस्थाली मुखे, जिसमें पानी रखा है, इस प्रकार की सांबुस्थाली मुख बद्ध वस्त्रे पाक्यम निवेशे, जलपूर्ण हांडी के मुख पर मजबूत वस्त्र बांधकर उसके ऊपर स्वेद्य पदार्थ को रखकर तथा ढककर जो स्वेदन किया जाता है उसका स्वेदनी यंत्र कहते हैं। विधाय पच्यते यत्र स्वेदनी यंत्र उच्यते। तो इसमें घट में पानी भर के ऊपर वस्त्र बांधते हैं मुख पर, और उसमें जिसका पचन स्वेदन करना है वो रखते हैं, उसको भी ढक लेते हैं ऊपर से। तो ये स्वेदनी यंत्र भाप बनती है पानी की, और उस भाप पर ये जो पाक्य द्रव्य है जिसका पचन करना है उसका स्वेदन इस प्रकार का होता है, इसको स्वेदनी यंत्र कहते हैं। अष्टांगुल परिणाहम आनाहेन दशांगुलम चतुरंगुल कोत्सेदम तोयाधारम गलादतः अधोभाण्डे मुखं तस्य भाण्डस्योपरि वर्तिनः षोडशांगुल विस्तीर्ण पृष्ठस्यास्य प्रवेशे पार्श्वयोर्महिषी क्षीरचूर्णमण्डूरपाणितैः दीप्त्वा विशोषयेत् सन्धिं जलाधारे जलं क्षिपेत् चुल्यामारोपयेत् एतत् पातनायन्त्रमुच्यते। तो पातन यंत्र इस प्रकार से बताते हैं। 8 अंगुल चौड़ा, 10 अंगुल लंबा तथा 4 अंगुल गहरा जल का आधार बनाकर उसके गर्दन के नीचे एक एक दूसरे नीचे तक एक दूसरे 16 अंगुल चौड़ा पीठ वाला ढक्कन उसके मुख में प्रवेश कर दे। उन दोनों के पार्श्वों की ओर भैंस का दूध, चूना, मंडूर चूर्ण तथा राव गन्ने के रस से बना हुआ राब होगा। इन सबों को एकत्र घोटकर लेप बना ले और संधि को बंद करे। ऊपर ढक्कन से चारों तरफ ऊपरी भाग में उर्दी की पीठ या थालबंदी बना दे और भांडा को चूल्हा पर चढ़ा दे। ऊर्ध्वपातन यंत्र है। हाँ, तो अष्टांगुल परिणाह 18 अंगुल चौड़ा, आनाहेन दशांगुलम, चतुरंगुलोपोत्सेदम, अधोभाण्डे मुखं तस्य भाण्डस्योपरि वर्तिनः।
विरणः विस्तरा परिधिरिति यावत् आनाः औन्नत्यं दैर्घ्यमिति यावत् उच्छेदः उपचितिः स्थौल्यमिति यावत् फाणितं गुणविशेषः तल्लक्षणजवाब ईक्षोरसस्तु यः पक्वा किञ्चित् गाढो बहु द्रवः स एवेक्ष्विकारेषु ख्यातः पाणितसंज्ञा अत्र एवम् अन्वयः कार्यः अष्टाङ्गुलपरिणाममानाहेन दशाङ्गुलो चतुरंगुलो से चतुरंगुलकोच्छेद तोयाधारम अधोभाण्डम कुर्यादिति शेषः। तो ये तोय का आधार नीचे एक कुंभ है अधोभाण्ड और उसके ऊपर एक तोय वाला आधार इस प्रकार का है। तस्य तोयाधारस्य अधोभाण्डस्य मुखम षोडशांगुल विस्तीर्ण पृष्ठस्य उपरिवर्तेन भाण्डस्य आस्य गलाद अधः पर्यन्तं प्रवेशयेदिति। गलादार्धम तो ऊपर जो कुंभ रखना है वो पहले वाले कुंभ के गले के अंदर आधा इतना घुस जाए इस प्रकार से। एतेन षोडशांगुलम उपविस्तीर्ण पृष्ठम अपरम एकम भाण्डं कर्तव्यम तच्च उपरिदेशे स्थाप्यमिति प्रतीयते। अष्टांगुल परिधि विशिष्ट दशांगुल दीर्घ चतुरंगुल स्थूलं च जलाधारम एकम निर्माय अथ स्थापयित्वा तत्र जलं निक्षिपेत्। ततः षोडशांगुल विस्तृत पृष्ठदेशम् औषधलिप्तोदरम् अधोमुखं भाण्डमेकं पूर्वोक्तभाण्डस्य मुखे कण्ठादेशात् अधःपर्यन्तं प्रवेश्य महिषी क्षीरादिभिः सन्धिं लित्वा विशोष्य च चुल्यां स्थापयेदिति यन्त्रविधिः। अत्र पातनायन्त्रशब्देन अधःपातन लक्षितमिति बोध्यम्। अधःपातन विमर्श पातन यंत्र से पातन से यंत्र पातन के लिए नीचे के भांड जिस द्रव्य का पातन किया जाता है उसको भर देते हैं और ऊपर एक ढक्कन रखा जाता है जो नीचे भांडे की गले तक पहुंच जाता है। ढक्कन से पीठ पर एक ऐसी उड़द की पीठी बनाकर उसकी कियारी बना जाती है और सूखा दिया जाता है। इसके बाद भांड को चूल्हा पर रखकर नीचे से मृदु आंच देते हैं। ऊपर से ढक्कन के ऊपर बनी कियारी में जल भर देते हैं और प्रत्येक 5 मिनट पर गर्म जल निकाल देते हैं और पुनः ठंडा जल भर देते हैं। इस प्रकार से पातन यंत्र द्वारा दवा को पातन करते हैं। इसमें पारद उड़कर ऊपर के ढक्कन की तली पर बैठ जाता है। ठंडा होने पर खोलकर उसे निकाल लेते हैं। ये आकृति जो दिखाई है वो काफी अलग है। ये ऊर्ध्वपातन है। ये ऊपर वाला घट रखना है।
महिषी क्षीर चूर्ण मंडूर पाणित, इन सभी का लेप बनाने से ये एयरटाइट हो जाता है। ये एक अहम मुद्दा इसमें है। हाँ। अष्टांगुल परिणाम आनाहेन दशांगुलम चतुरंगुल उत्सेदम तोयाधारम अधोभाण्डं कुर्यात्। तस्य तोयाधारस्य अधोभाण्डस्य मुखे षोडशाङ्गुलविस्तीर्णपृष्ठस्य उपरि वर्तिना भाण्डस्य आस्य गलादधपर्यन्तं प्रवेशयति। एतेन षोडशाङ्गुलविस्तीर्णं पृष्ठम् अपरम् एकं भाण्डं कर्तव्यं, तच्च उपरि देशे स्थाप्यम् इति प्रतीयते। तो नीचे वाला जो है अष्टांगुल परिणाम है और ऊपर वाला जो है षोडशांगुल परिणाम। परिणाम को हम व्यास ले सकते हैं यहाँ से कि जो गोलाकार मुख है उसका जो व्यास है वो नीचे वाले का अष्टादशांगुल और ऊपर वाले का षोडशांगुल, तो आसानी से उसमें बैठ जाएगा नीचे वाले में। यहाँ पिक्चर उल्टा दिखाया है। और तोयाधार कैसे बनाना है ये तो पता नहीं चलेगा। अथ तोयाधारस्य अधोभाण्डस्य मुखे षोडशाङ्गुलविस्तीर्णपृष्ठस्य उपरिवर्तिनः भाण्डस्य आस्य गलादधः पर्यन्तं प्रवेशयेत् इति। एतेन षोडशाङ्गुलविस्तीर्णपृष्ठम् अपरमेकं भाण्डं कर्तव्यं, तच्च उपरिदेशे स्थाप्यम् इति प्रतीयते। अष्टाङ्गुलपरिधिविशिष्ट दशाङ्गुलदीर्घ चतुरङ्गुलस्थूलं च जलाधारम् एकं निर्माय अष्टाङ्गुलपरिधिविशिष्टं दशाङ्गुलदीर्घं चतुरङ्गुलस्थूलम् अधस्थापयित्वा तत्र जलं निक्षिपेत्। ततः विस्तृतपृष्ठदेशम् औषधलिप्तोदरम् अधोमुखं भाण्डमेकं पूर्वोक्तभाण्डस्य मुखे कण्ठदेशात् अधश्च पर्यन्तं प्रवेश्य महिषी क्षीरादिभिः सन्धिं लिप्त्वा विशोष्य आगे अधपातन यंत्र का बताते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन ऐसा ही है। नीचे भांड जिस द्रव्य का पातन करना है उसको भर देते हैं और ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है जो नीचे भांड के गले तक पहुंच जाता है। ढक्कन के पीठ पर एक ऐसी उड़द की पीठी बनाकर उसकी कियारी बनाई जाती है कि उसका सुखा लिया जाता है। के इसके बाद भांड को चूल्हा के ढक्कन के चूल्हा पर रखकर नीचे उसे मृदु आ जाते हैं। ऊपर के ढक्कन के ऊपर बनी क्यारी में जल भर देते हैं और प्रत्येक 5 मिनट पर गर्म जल निकाल देते हैं और पुनः ठंडा जल भर देते हैं। तो ये ढक्कन की बात करें, यहाँ पे ये दूसरा भांड की बात कर रहे हैं।
मुझे जो समझ में आया है वो नीचे एक भांड है, उसके ऊपर एक इस प्रकार का भांड रखते हैं, ढक्कन रखते हैं, और जो संधि है उसका लेप कर लेते हैं, ताकि ये पहले पानी आपका द्रव्य पहले भरना पड़ेगा उसमें, और फिर संधि जो है वो जो गोधूम वगैरह बताया है, मही महिषी क्षीर वगैरह, इनसे संधि का लेप करना है, और फिर नीचे से अग्नि देना है। अब जो पाचन द्रव्य है जिसका पाचन करना है वो पतला होकर ऊपर चला जाएगा। ऊपर वाले घट में पानी रखते हैं या ढक्कन पर पानी रखते हैं, वो गर्म होता है तो वो निकाल देते हैं, ठंडा पानी करते रखते हैं। तो जो पारद है इस प्रकार से ऊर्ध्वपतन होकर ऊपर वाले भांड में चिपक जाएगा, बाहर चिपक जाएगा, तो बाद में उसको लेते हैं इस प्रकार से। फिर भी जलाधारम एकम निमाय निर्माय, तो नीचे का एक पात्र और ऊपर जलाधार ही रखना है। ये उल्टा क्यों रखा है उसको? जहाँ जो आकृति बताई गई है वो उल्टा रखा है, और बीच में जलाधार कहा गया है, वो जलाधार किस प्रकार से बनाना है ये पता नहीं चल रहा। तो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, नीचे एक पात्र, उसके ऊपर दूसरा पात्र, उसको संधि बंद कर लेना, और उस पात्र में, ऊपर वाले पात्र में पानी रखे, और नीचे से आंच दे दे, तो ऊर्ध्वपतन हो जाएगा पारद का, और वो चिपक जाएगा। ऊपर वाला जो बर्तन है उसके नीचे वो चिपक जाएगा। फिर उसको निकाल दे। मैंने इस प्रकार से अर्क निकाले हैं। अगर नीचे वाला एक बर्तन हो और ऊपर कढ़ाई जैसी हो, और नीचे गुलाब के पेटल्स इस प्रकार से वो रखे, और इसके बीच में एक पात्र रखे, और बिल्कुल मंद आंच इस प्रकार की दे गए, और ऊपर की कढ़ाई से अगर बाहर नहीं निकलती है, उसमें पानी रखते हैं उसके ऊपर की कढ़ाई में, तो ये भाप ठंडी होकर बीच में चली आती है। वो गोलाकार होने के कारण बीच में जो नीचे कटोरी रखी है उसमें वो अर्क निकल आता है। सिर्फ ये जजमेंट होना है कि कब रुकना है, कितनी देर के बाद नीचे का पानी खत्म हो जाएगा जो गुलाब पेटल के साथ दिया है, वो थोड़ा सा जजमेंट लेना है। वो अगर जल जाता है तो सुबह अर्क बेकार हो जाता है। लेकिन इससे, इसके तरीके से अर्क अच्छा निकलता है, वो तो मैंने देखा है। तो वही उसी प्रकार का हो, ऊपर वाला भांड जो है वो गोलाकार इस प्रकार का हो, और उसमें पानी रखे, और नीचे से आग देवे, अग्नि देवे, और फिर उस ऊपर वाले पात्र के नीचे इसका लेप बन जाएगा, जो ऊर्ध्वपातन होकर उसका लेप बन जाएगा। या द्रव द्रव्य है तो फिर वो वहां से नीचे आएगा, और वहां नीचे एक बर्तन रख के उसमें कलेक्ट कर सकेंगे। लेकिन जो आकृति बताई गई है काफी अलग ही है, और कहीं से ये भाप बाहर निकल न जाए, इसलिए संधिलेप करना है। और ये भी बात सही है कि बाष्प, ऊपर पानी होने के कारण बाष्प या जो भी गर्म होता हुआ ऊपर आएगा वो ठंडा हो जाएगा, नहीं तो इसमें घट फूटने की भी संभावना है, क्योंकि हम उसको संधिलेप कर रहे हैं इस प्रकार से।
अत्र पातनशब्दार्थनाभयन्तर शब्देन अधःपातनं लक्षितमिति बोध्यम्। अधःपातन अलग यंत्र आगे बताया है, ऊर्ध्वपातन है वास्तव में। हाँ, मुश्किल है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना चाहिए। मैं आकृति जीएसवीसी में डाल दूंगा जो मेरे मन में है, और ये ऊर्ध्वपातन का ही है। अथ अथपातन प्रकार अथोर्ध्वं भाजने लिप्त स्थापितस्य जले सुधीः दीप्तैर्वनोत्पलैः कुर्यात् अथपातन प्रयत्नः। ऊर्ध्वभाजन में लिप्त और स्थापित गले सुधीः दीप्तैः वनोत्पलैः कुर्यात् अथपातन प्रयत्नः। तो ऊपर वाला जो घट है उसके अंदर ये लेप देना है, जिसका पाचन करना है, अधःपातन करना है, और ऊपर से आग देनी है वनोपल से, और फिर वो पिघल कर नीचे आएगा। नीचे पानी रखना है तो उस पानी में डूबेगा। पूर्वंगतित पातन यंत्र की तरह बनाकर अधःपातन करने के लिए ऊपर के तल में औषध युक्त कर दे और नीचे के पात्र में जल भर दे। इसके बाद ऊपर से उपल का आंच तेज आंच देते हैं, जिससे ऊपर पात्र में लिप्त द्रव्य पिघल कर नीचे के पात्र में गिर जाता है। इसे अधःपातन यंत्र कहते हैं। बल्ला तक का तेल इस प्रकार से निकाला जाता है। एक चांदी जैसे बीच में रखते हैं, उसमें बल्ला तक रखते हैं, और उसके ऊपर ढक्कन रख के उसके ऊपर वनोपल या कोयला जला देते हैं, तो वो पिघल कर उसका तेल नीचे आ जाता है। ये अधःपातन इस प्रकार का है। लेकिन उसमें पानी रखना है, ये भी थोड़ा अजीब है। नीचे वाले गट में सभी जगह पानी की जरूरत होगी ही ऐसा नहीं लगता। कच्छपयंत्रांतर्गत मृण्मय पीठस्थ दीपिका सस्थ यस्मिन् निपतति सूतः प्रोक्तं तद् दीपिका यंत्रम्। दीपिका कच्छप यंत्र। ये श्लोक तो हिंदी में आया ही नहीं है। नीचे एक पात्र रखना है। आपको जो सवाल पूछने वो हिंदी में पूछो, कुछ लोग मराठी जानते नहीं है। नीचे एक पात्र रखना है, उसके बीच में एक थाली रखनी है, और बाजू में गुलाब के दल जो है वो थोड़ा पानी में भिगो के रखने हैं, और ऊपर एक कढ़ाई रखनी है जो जिस उसके पात्र के मुख पर अच्छी तरीके से बैठ जाए, और फिर मंद आंच देकर ऊपर पानी डालें उस कढ़ाई में।
तो ये गुलाब पत्तों से निकली भाप ऊपर आएगी, वो ठंडी हो जाएगी और गोलाकार होने के कारण बीच में आ जाएगी, मध्य में आ जाएगी, और फिर बीच में जो पात्र हमने रखा है उसमें गिर जाएगी। तो इस तरीके से गुलाब का अर्क निकाल सकते हैं। ये है। तो उपरस् उपरिस्थाधो मुखभाण्डोदरे इत्यर्थ आदौ लिप्त पश्चात् स्थापित तस्य लिप्त स्थापितस्य रसस्य इति शेषः। जले अधोभाण्ड स्थिते इति शेषः दोषैः दीप्तैः वनोपले। तो पारद को ही इस प्रकार से करना है और वो पानी में नीचे गिर जाएगा, पानी जो रखा है उसमें। तो ठीक है, उसमें से पानी से ये पारद निकाल सकते हैं बाहर, इस प्रकार कर रहे हैं। दीपिका यंत्र माह वक्ष्यमाण कच्छप यंत्र मध्यवर्ती मृण्मय घटकर्पर रूप पीठोपरि प्रदीपम एकम संस्थाप्य तस्य सूत तत्र सूतं स्थापय कच्छप यंत्रादः वह्निं च दत्त्या एवं प्रदीपस्थ सूतः कच्छप यंत्रे पतति तत्र दीपिकाख्यं यंत्रं नेयम्। उसी को दीपिका यंत्र कहा गया है, लेकिन यहाँ श्लोक अलग ही है कुछ, और वो कच्छप यंत्र के नाम से बताया गया है। हाँ, ये आगे है दीपिका यंत्र स्वरूप। पूर्वोक्त विधि के अनुसार निर्मित कच्छप यंत्र में एक मिट्टी का पेदा वाला कर्पर रख दे और उसमें दीपिका मूषा या सकोरा रख दे। इसके बाद दीपिका मूषा में पारद भरकर एक कटोरी में बंद कर दे। तदनंतर कपट मिट्टी से संधिबंध कर सुखा ले और बेर या खैर की लकड़ी का कोयला जला ले। इसमें मूषा में रखा हुआ पारद बाष्पीभूत होकर बाद में तल में जम जाता है। इस यंत्र का नाम दीपिका यंत्र है। और उसके पहले एक कच्छप यंत्र बताया गया है, तो इनका क्रम सही लगता है। अथ डेको यंत्र 215, 216 है शायद। हाँ ठीक है, 216 ही है। भाण्डकण्ठाद् अधश्छिद्रे वेणुनालं निक्षेपेत् कांसपत्रद्वयं कृत्वा सम्पुटं जलगर्भितं नलिकास्य तत्र योज्यं दृढं तच्चापि कारयेत्। युक्तद्रव्यैर्विनिक्षिप्तः पूर्वं तत्र घटे रसः अग्निना तापितो नालात् तोये तस्मिन् पतत्यधः। यावदुष्णं भवेत् सर्वं भाजनं तावदेव हि जायते रससन्धानं डेको यन्त्रमितीरितम्। तो और ही अलग है। डेकी यंत्रम लेकिन ये कहाँ गया कच्छप? हाँ, ये नीचे कच्छप यंत्र है। जलपूर्ण पात्र मध्ये दत्वा कटकर्परं सुविस्तीर्णं तदुपरि मध्ये गतः स्थाप्यः सूतः कृतः कोष्ठ्याम्। समझना काफी मुश्किल हो रहा है ये, और आगे पीछे भी है। एक जलपूर्ण यंत्र नाद के मध्य भाग में मूषा यंत्र रखकर उसमें पारद भर कर दे
तो रख दे। इसके बाद मूषा के ऊपर एक छोटी लोहे की कटोरी से ढककर उसके चारों तरफ 6 भाग कपड़ मिट्टी कर दे। तदनंतरम घटकर्पर के खाली भाग को खैर या बैर की लकड़ी के कोयले से भर दे। इस प्रकार कच्छप यंत्र में स्थित भारत को स्वेदन मर्दन होकर मारण हो जाता है। इसी प्रकार अन्य धातुओं का भी अग्नि के संयोग से सत्वोपातन होता है। कच्छप यंत्र के जलपूर्ण पात्र मध्ये एक जलपूर्ण पात्र लेना है, उसमें घटकर्पर सुविस्तीर्ण ऐसा रखना है। तदुपरि बीड़ मध्यगतः स्थाप्य सुतः, और उसमें बीड़ में ये पारद को रखना है। पृथक कोष्ठ्याम लघु लोह कटोरिकया मृत्संधिलेपयाच्छाद्य 6 बार इसका आवरण देना है, संधि बंध है। पूर्वोक्त घटकर्पर मध्य अंगारई खदिर और कोल से बने अंगार स्वेदन तो मर्दनतः कच्छप यंत्र स्थितो रसो जगत। विवेक ठीक तरीके से पता नहीं चल रहा है। बाकी में उसको रखना है, ऐसा कुछ है। खापर येथील होते। सर लघुलोह कटोरिकायाः। हाँ, अभी मैं थोड़ा समझता हूँ कि ये एक बार पढ़ ले। टीका हिंदी सब देख के वो भी कुछ इसमें आकृतियां बनाई गई है। सर मी बोलू? मंगेश बोलतोय हाँ बोल। सर। कच्छप यंत्र आहे की नाही, तर त्याच्यामध्ये हाँ जी कढई असते, कढईच्या खाली तळाला औषध ठेवलं जातं आणि हाँ हे जे दीपिका यंत्र आहे ना, तर त्याच्यामध्ये हाँ कढईमध्ये जे वरती आपण गोलाकार कटोरी ठेवतो आतमध्ये त्याच्या, हाँ तर त्याला वरच्या हाँ बाजूनं त्याचा लेप केला जातो। पारदादी जे काही द्रव्य आहेत की नाही, तर हाँ आतल्या कटोरीला वरच्या बाजूनं, जसं पारद ऊर्ध्वपतनामध्ये वरच्या भांड्याला कसं वरती लागतो, हाँ जलाधार केलेल्या वरच्या भांड्याला जसं चिकटतो ना, त्या पद्धतीनं वरच्या हाँ बाजूनं लेप करायचा आहे। हाँ, तो एक आकृती काढून JSVC ला टाक। हा ठीक आहे सर। हाँ, ओके, ठीक आहे मी सर, मला ठीक ही आहे। जी ऊर्ध्वपातनाची मला जी आकृती वाटलेली ती मी पण टाकतो। आणि हा हे फार स्पष्ट होत नाहीये कच्छप यंत्रात साभावो सभोव सभोवतालच्या पाण्याचा काय रोल आहे? तो मुझे भी ये ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा। सभोवतालच्या पाण्यामुळे सर त्याचं हे होत नाही, म्हणजे टेम्परेचर वाढून ते उडून जात नाही पारा, नाहीतर डायरेक्ट जर आपण तसं केलं तर तो लीक होऊ शकतो। हा हाँ हाँ तळाला राहतो, पाणी थंड असल्यामुळं हाँ पारा हाँ जो आहे तो ऊर्ध्वपातन होऊन वाया जातो किंवा बाहेर पडत नाही। बर बर बर।
ठीक आहे, तो एक आकृती काढून याच्या JSVC वरती टाक, मी पण टाकतो. तो अभी यहीं पे रुकते हैं. कल देखेंगे. शनिवार को अमावस्या है तो शनिवार को लेक्चर नहीं रहेगा और फिर सोमवार को मिलेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते.